हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट मेथड। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हमने ग्राफिक मेथड किया है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम चौथा और लास्ट मेथड करने वाले हैं और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर नया मेथड नहीं आएगा। ओके, लेकिन एक और एक्सरसाइज आएगी, वो डिफरेंट एक्सरसाइज है, उसे समझना होगा कैसे रिड्यूस करते हैं, लेकिन यह है नया मेथड नहीं आने वाला। तो इस मेथड में क्या है, ये एक टेक्निक है जो आपको समझनी होगी, लेकिन इससे पहले रिकॉल करते हैं कुछ। देखिए, अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आपको रिकॉल करना है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप कॉपी पे लिखिए। सबसे पहली कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन, बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और जो यूनिक सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली कैसा दिखता है? जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करती है, एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगी तो उसका वन सॉल्यूशन होता है। यूनिक कह लो या वन सॉल्यूशन कह लो, क्योंकि यूनिक का मतलब वन होता है। तो इसकी कंडीशन कोफिशिएंट से कैसे पता चलती है? पता ऐसे चलती है कि आप लिखते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि आपको पता कैसे करना होता है। आपको जैसे क्वेश्चन दे रखिए इस तरीके से, आपको पता करने के लिए उनके कोफिशिएंट्स देखने होंगे। अगर उनकी रेशो इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो दोनों इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस है वो यूनिक सॉल्यूशन में है और इसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या निकालेंगे? सॉल्व करके निकालेंगे टू फाइंड x एंड y, टू फाइंड x एंड y। तो x और y निकालेंगे। अब x और y निकालने के मेथड कौन कौन से हैं? तो एक ग्राफिक मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और चौथा मेथड आज हम करने वाले हैं, फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यहां तक बात भी समझ में आती है। सेकंड कॉपी पे लिखिएगा जरूर, पहले भी आपने लिख रखा होगा, याद भी हो गया होगा आपको, लेकिन फिर भी लिखिएगा। सेकंड है आपके पास क्या? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट सिचुएशन कहते हैं उसे। ये कौन सी है? जहां पर एक जगह पर कट कर रही है दो लाइन। और ये कौन सी सिचुएशन होगी ग्राफिकली? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इस तरीके की कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जो कोइंसिडेंट होती है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा मैनी सॉल्यूशन। इस केस में है मैनी सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। अब इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन की मैंने बताया क्या कंडीशन है? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, लाइन में यही ले रहा हूं, तो कंडीशन ये बनती है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। बहुत सिंपल है। और ये दोनों के दोनों कंडीशंस, ये दोनों की दोनों कंडीशन, इसे कहते हैं कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिनके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं, सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसके सॉल्यूशन तो मैनी सॉल्यूशन है, यानी इंफिनिटिव सॉल्यूशन है, इसका एक ही सॉल्यूशन है। यानी कि दो लाइन के बीच में बिहेवियर दो ही होगा, या तो वो एक जगह पर काटेंगे एक दूसरे को, या फिर वो एक साथ एक के ऊपर एक होगी, यानी कि एक साथ बहुत सारे सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि हर पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दो लाइन एक दूसरे को दो जगह पर काटे, जैसे कि ये दो लाइन है और यहां से गई और यहां काट दी, तो ये दो लाइन नहीं है, ये एक कर्व बन गया। लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन या तो एक जगह पर काटेगी या एक के ऊपर एक होगी, यानी कि इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन बनाएगी। तो उस केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन इज पॉसिबल। लेकिन जिसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल ना हो, ऐसी कंडीशन कौन सी होती है? तो तीसरी कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, ऐसी सिचुएशन में होगी। तो कंडीशन क्या होती है इसमें? इसमें होती है a1 अपॉन में a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। कॉपी पे लिख लीजिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो सॉल्वेबल है, उसे सॉल्व किया जा सकता है, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। कब? जब वो कंसिस्टेंट है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन का हिस्सा है तो उसमें x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। बात क्लियर हो गई? कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ठीक है। अब इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, आज की जो हमारी क्लास है उसमें लेक्चर में क्या करेंगे, देखो आपको यहां पर दो इक्वेशंस गिवन है। आपको गिवन है पहली इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड x and y by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस की निकालने वाले हैं। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं? देखिए, आपको पहले x लिखना है, बहुत सिंपल है, फिर आपको लिखना है y, फिर लिखना है आपको 1। बहुत सिंपल है, इतना काम लिखने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपको x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, हमेशा 1 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, ध्यान रखना बीच में से स्टार्ट करना है, बीच में से। तो बीच में से जो है वहां से लेना क्या है, वहां से सिर्फ कॉफिशिएंट्स लेने हैं, यानी y की वैल्यू नहीं लेनी, y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कॉफिशिएंट्स। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों पॉजिटिव है तो मैं दोनों वैल्यूज लिखूंगा यहां पर, देखो ऐसे, यहां लिखूंगा b1, यहां लिखूंगा b2। बहुत सिंपल है, यानी पहले नंबर पे आपको ये y की वैल्यू लेनी है, हमेशा पहले नंबर पे y की। फिर दूसरे नंबर पे आपको लेनी है ये वैल्यू, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू दूसरे नंबर पे लेनी है। यहां लिखेंगे आप c1, ये है c1 और यहां c2। फिर तीसरे नंबर पे आपको लेनी है ये वाली x के कोफिशिएंट्स को, ये तीसरा नंबर होगा आपका। तो आप लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे यहां पर बीच में a1 और a2। फिर चौथे नंबर पे आपको वापस यही जाना पड़ेगा, साइकिल तो यही चल रही है ना, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास b1 और b2। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहले आप लिखेंगे y का कोफिशिएंट्स, फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, फिर लिखेंगे x का कोफिशिएंट्स, फिर लिखेंगे y का कोफिशिएंट। y x कांस्टेंट y, यानी कि 1 2 3 फिर 4। बात समझ में आ गई? ओके, अब आपको समझ में आ गया, ऐसे लिखते हैं। लिखने के बाद क्या होगा सर, तो लिखने के बाद क्या होगा, यहां आ जाइए, आपको ऐसे लिखना होगा x अपॉन में, और आपको पहले राइट में मल्टीप्लाई करानी है। देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको इस वाले डायगोनल की मल्टीप्लाई करानी है, दोनों की, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कहां लिखना है, यहां b1 c2 मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं। फिर बीच में माइनस का निशान लगेगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो ये कितना दे रखा है b2 c1। बहुत सिंपल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इक्वल टू का निशान y अपॉन में, अब की बार मल्टीप्लाई किसकी करानी है, c1 और a2 की मल्टीप्लाई करानी है। ये हो जाएगा आपके पास c1 a2, फिर माइनस का निशान, फिर c2 और a1 की मल्टीप्लाई कराएंगे c2 a1, इक्वल टू का साइन 1 अपॉन में। अब की बार मल्टीप्लाई किसकी करानी है, a1 b2, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास a1 b2 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा a2 b1। बस इतना काम करने के बाद आपका x और y का वैल्यू आ जाएगी। कैसे, पहले इसको क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर है, इन दोनों को बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को बराबर रख के y की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जल्दी से इसे कॉपी पे लिख लीजिए और उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, आपको समझ में आएगा। इसके जो एग्जाम्पल्स है, इसने जो बोला है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार और इसे करिएगा जरूर, एज अ होमवर्क आप इसे करिएगा। ये जो इसने दे रखे हैं केस 1 केस 2, ये सब चीजें मैं बता दूंगा आपको एक्सरसाइज में, अभी ये मैं बता चुका हूं। यूनिक सॉल्यूशन, इंफिनिटिव, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन मैंने अभी बताई है। उसके बाद ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिया है आपको, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन के पास, एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। क्वेश्चन ये रहे, ये है 3.5 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इनमें से 4 दे रखी है आपको इक्वेशंस, इन चारों में से कौन से का यूनिक सॉल्यूशन है। फिर दे रखा है नो सॉल्यूशन, कौन सी इक्वेशन जो ऐसी है पेयर ऑफ इक्वेशंस ये नो सॉल्यूशन की है, और कौन सी इक्वेशन के इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि आपको डिसाइड करना है। उसके बाद कहता है इसमें इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर इसमें से यूनिक सॉल्यूशन है फाइंड इट, उसे फाइंड करो बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, x माइनस का 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। फिर लिखता हूं 3x माइनस का 9y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब जरा सोचिए इसमें क्या चीज किसके बराबर होती है, कॉफिशिएंट ऑफ x ढूंढिए। यहां पर देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा तो 1 होगा, याद रखिएगा। तो यहां पर मैं कॉफिशिएंट ऑफ x को लिखूंगा 1/3। उसके बाद लिखूंगा कॉफिशिएंट ऑफ y, और कॉफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, ये है। कॉफिशिएंट का मतलब समझ में आना चाहिए, हिंदी में गुणांक कहते हैं। जब मैं बोलता हूं कॉफिशिएंट ऑफ y, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं y का गुणांक, या दूसरे शब्दों में बोलो y के साथ गुणा करने वाली संख्या। तो y के साथ गुणा करने वाली संख्या क्या होगी, माइनस का 3, यहां पर क्या होगी माइनस का 9। तो आप लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 9। उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे माइनस का 3 अपॉन में 2। अब चेक करते हैं कौन किसके बराबर है। सबसे पहले तो मिनिमम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां पर कुछ नहीं चेंज हो सकता। तो फाइनली जो मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू -3 अपॉन में 2। और आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, आपको यहां पर लिखना है, वी नो दैट a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -3, ऊपर वाले केस में लिखा। फिर a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -9 एंड c2 इज इक्वल टू -2। इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी। तो यहां पर ये जो केस आया, ये हमारे पास जो केस है, ये केस क्या होता है, कौन सा केस है जिसमें कि दो वैल्यूज, दो कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तीसरा नहीं। तो आपको पता है ये जब होता है जब ये पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि इनकंसिस्टेंस, जिसका सॉल्यूशन निकालना ही अवेलेबल नहीं है। तो लिखेंगे सो इट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और ये आपका आंसर आ जाएगा अगर ये सॉल्वेबल होता। इसने कहा है इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्वेबल है और वो भी यूनिक सॉल्यूशन वाला सॉल्वेबल है तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये तो नहीं है तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं हुआ। अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और सेकंड क्वेश्चन मुझे बताएं कि कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन, जल्दी से मुझे बताएं। आई होप स्टूडेंट्स आपने सेकंड पार्ट खुद से ट्राई किया होगा और आपने पता भी लगा लिया होगा ये कौन सा सॉल्यूशन। चलिए मैं भी करके दिखाता हूं आपको ये सॉल्यूशन कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5। इस 5 को हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इस 8 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है। पहले हम एक नॉर्मल फॉर्म जो होती है हमारी इक्वेशंस, जो नॉर्मल इक्वेशन होती है उस फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, अगर आप राइट साइड में 5 रख के आंसर निकालना चाहे तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यानी जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस प्रोसेस के थ्रू तो आप ऐसे ही करना है, लेकिन अगर आपको इसे राइट में ही रखना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज आपको सीखना होगा। फिलहाल मैं आपको पहला तरीका बता दूं, फिर दूसरा भी सीख जाना। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें हम कंपेयर करेंगे और बाय कंपेयरिंग वी गेट a1 इज इक्वल टू 2,
b1 इज इक्वल टू 1, देख रहे हो ना, y का कॉफिशिएंट लिया मैंने, और c1 इज इक्वल टू -5। इसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8। बहुत सिंपल है। अब आप न्यूमेरिकली चेक करते हैं, यानी कि आपको यहां पर 2/3 लिखना है, फिर उसके बाद 1/2 लिखना है, फिर उसके बाद -5/-8 लिखना है, और आप चेक करके बताएंगे कि क्या चीज, कौन सी कंडीशन इसमें बनी। तो आप देखेंगे तो पहली कंडीशन ही एग्री करते हैं आप कि नॉट इक्वल टू हो गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे ही पहली कंडीशन एग्री हो जाती है, इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आगे जाएंगे ही नहीं। तो यहां पर लिख लेंगे आप a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यही कंडीशन इक्वल नहीं है, सो इट इज a unique solution, it is a unique solution। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन बना, और यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एंड सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखेंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन करने का आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे साथ साथ लिखेंगे तो। अच्छा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे करना है हमें, तो देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको लिखना है पहले x, फिर थोड़ी सी दूरी पर लिखना है y, फिर थोड़ी सी दूरी पर लिखना है आपको 1। इतना काम तो कर लेंगे आप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। अब आपको b1 b2 लिखना है, यहां 1 और 2, फिर c1 c2 लिखना है, इन दोनों के बीच में, x और y के बीच में, यहां -5 -8। फिर उसके बाद a1 a2 लिखना है ना, वो कितना दे रखा है आपको, 2 और 3, और फिर दोबारा से b1 b2 लिखना है, 1 और 2। सिंपल है, देखो b1 b2 लिखा, फिर c1 c2 लिखा, फिर a1 a2 लिखा, फिर b1 b2 लिखा। इसी तरीके से आपको चलना है। बात क्लियर हुई? अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें लिखना है x, फिर लिखना है बटे का निशान अपॉन में। x अपॉन में लिखना क्या है सर, तो पहले राइट में मल्टीप्लाई कराइए। तो राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -8। -8 को मैंने ब्रैकेट में लिखा, फिर माइनस का निशान तो हमारा निशान है, वो लगेगा ही। फिर राइट में मल्टीप्लाई कराइए, तो राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में -5, माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर से राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके लिए लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे y अपॉन में, और मल्टीप्लाई करा के इस तरीके से लिखेंगे -5 इंटू में 3, -5 फिर माइनस का निशान लगेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -8 इंटू में 2। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल होना चाहिए आपके लिए। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर 1 अपॉन में लिखेंगे। अब की बार राइट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इसी तरीके से जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे राइट की तरफ, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, ओके, बात क्लियर हुई? हमेशा नियम यही लगेगा। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे x अपॉन में -8 और +1 -8 होता है। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -5 -10 होगा, और बाहर पहले से ही माइनस बैठा हुआ है तो ये प्लस बना देगा, +10 इज इक्वल टू y अपॉन में, ऐसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3, -5 इंटू में 3 तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। देन उसके बाद -8 और +2 मल्टीप्लाई होगी तो -16 हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -16। लेकिन पहले से ही बाहर माइनस बैठा हुआ है तो +16 कर दीजिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 2 जा 4 -3 2 जा 6। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमें आंसर देना है और कितने आसान तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। अच्छा, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई 1 में करनी थी, मैंने यहां थोड़ी गलती कर दी है, आप इसे सुधार लीजिएगा। गलती ये हुई है कि यहां पर लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 6 की जगह पर क्या बन जाएगा, 6 की जगह पर बन जाएगा 3, ये हो गया 3। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं, यह आ जाएगा x अपॉन में, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा।
कंपेयर करना बताया था मैंने, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना है, y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना है। अलग अलग लिखेंगे, x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1/1। आप देखेंगे तो राइट में मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरीके से, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, ऐसे ही मल्टीप्लाई कराई तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आंसर आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है। यानी कि जो दो लाइन एक जगह पर कट करेंगी उस कुछ जगह पर क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये हमें पता लग गया। बट हम वेरीफाई भी करेंगे, तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या होगा, ये हमें पता करना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो सही भी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन में जो वैल्यू है 2x प्लस का y माइनस का 5, तो हम इसे लिखेंगे 2x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। आप क्या करने वाले हैं, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रखने वाले हैं और चेक करेंगे कि आंसर सही है। 2 इंटू में 2 प्लस का 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 1 5 होता है। यानी ये बात बिल्कुल सही है, हमने वेरीफाई कर लिया और x और y की वैल्यू सही आ गई। ये वेरिफिकेशन कभी कभी पेपर में बोल देता है कि वेरीफाई भी करिए, ऑल्सो वेरीफाई, तो करके दिखाना होगा। नहीं बोलेगा तो आप अपने लिए करेंगे ताकि आंसर आप मैच कर सके, सही किया है। ओके, तो ये आपने कर दिया ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ पार्ट इसका जो है ये वाला पार्ट आपको खुद करना है, मैं इसमें कोई हिंट नहीं दे रहा। आपको सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आगे बढ़ेंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वहीं लिखकर छोड़ देंगे। तो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको कराया, तीसरा और चौथा अभी वीडियो को पॉज करें और अभी करके दिखाएं। फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के पास लेके चलता हूं, क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहता है ए बी की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है ये इन्फिनिटिव सॉल्यूशन बनाती है। इसने खुद कहा है इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x प्लस का 3y और ये 7 जो राइट में है इसे लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी तरफ आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है आपको, a माइनस का b x फिर प्लस a प्लस का b एंड देन y और माइनस का, ये दोनों वैल्यूज जो राइट में दे रखी है लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तीनों वैल्यूज, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए। ओके, अब कंपेयर कर लेते हैं, a1 की वैल्यू क्या है, ये 2 लिखा हुआ है, b1 की वैल्यू क्या है, ये y का कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 7 आ गया। उसके बाद a2 की वैल्यू क्या है a माइनस b, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस b और c2 की वैल्यू क्या है माइनस का ब्रैकेट ऑफ 3a, यहां भी माइनस का आएगा 7b है ना, 3a प्लस का b माइनस का 2। ओके, बड़े ध्यान से समझिएगा और देख के बिल्कुल सही से कॉपी करिएगा। ओके, माइनस का 7 आएगा। ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया। अब इसने सिचुएशन क्या दे रखी है, इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, तो लिखेंगे इन द केस ऑफ इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, इन द केस ऑफ इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इक्वल कर देते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन में माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट इसे राइट साइड में रख के ही सॉल्व कर लेता है और आंसर ले आता है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त कुछ टेक्निक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया था आपको उस नियम को अपनाना है जो एनसीईआरटी में चलता है। अगर आपको राइट साइड में रखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते वक्त आपको इस तरीके से लिखना होगा x अपॉन y अपॉन और -1 अपॉन, यहां -1 लगाना होगा।
अगर इसे लेफ्ट साइड में जैसे नॉर्मल अभी तक मैंने कराया वैसे करना है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर +1 लगेगा। ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप एक ही तरीके को फॉलो कर रहे हो तब जरूरत नहीं है। मैंने यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों को पहले लूंगा, फिर इन दोनों को फिर लेने वाला हूं और इसे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस का 2b और इज इक्वल टू 3a और माइनस का 3b। एक तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस का 2b माइनस का 3a प्लस का 3b इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का a और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस का 5b इज इक्वल टू 0। सिंपल है। यहां तक आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैं इन दोनों को लेने वाला हूं, इन दोनों को, तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 की मल्टीप्लाई सीधी सीधी करा दीजिए और आंसर लिख दीजिए। तो 3 3 9a, फिर उसके बाद 3b माइनस का 6 इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई सीधा सीधा यहां करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 7a प्लस का 7b। आप दोनों को लेफ्ट में लेके आएंगे तो आ जाएगा 9a प्लस का 3b माइनस का 6 माइनस का 7a माइनस का 7b इज इक्वल टू 0। 9a में से 7a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2a, 3b में से 7b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4b और माइनस का 6 है ही, यहां पर लिख दिया जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब कौन से मेथड से निकालनी है सर? जो मन करे उस मेथड से निकालो, जो आपको अच्छा लगे। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लो। आपको लगे कि सर क्रॉस से नहीं निकालना, हमें निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से लगाना है, यहां मेंशन नहीं किया। तो आपको बस ए बी की वैल्यू निकालनी है और किसी भी मेथड से। क्योंकि ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? तरीका बता देता हूं। सिंपल सा तरीका है। आपको लिखना है a1 की वैल्यू, a का कॉफिशिएंट, देखो हर बार यहां पर x होता था, अब की बार a है -1। फिर b1 की वैल्यू, b का कॉफिशिएंट तो कितना दे रखा है? 5। फिर उसके बाद c1 की वैल्यू, यहां पर कोई संख्या है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0। ऐसे ही a2 की वैल्यू देखिए, a का कॉफिशिएंट क्या दे रखा है? 2। फिर b2 की वैल्यू देखिए, b का कॉफिशिएंट जो दे रखा है माइनस का 4 और c2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो की दे रखी है माइनस का 6। तो जो वेरिएबल x और y हुआ करते थे वही वेरिएबल यहाँ a और b है। कभी कभी अलग अलग नाम से आपको वेरिएबल दिखेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको बस वही कॉन्सेप्ट लेना है जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। अब क्या करने वाले हैं? अब इसमें आप करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे, क्योंकि आपको वैल्यूज निकालनी है ए बी की, तो आप लिखेंगे a, फिर उसके बाद थोड़ी दूरी पर लिखेंगे b, फिर थोड़ी दूरी पर लिखेंगे आप 1। और मैंने क्या बताया आपको क्या लिखना है? आपको पहले b1 b2 लिख लेना है यानी कि 5 और -4, फिर c1 c2 लिख लेना है यानी कि 0 और -6, फिर a1 a2 लिख लेना है यानी कि -1 और 2, फिर दोबारा से b1 b2 लिख लेना है यानी कि 5 और -4। इतना तो लिख लेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको यहाँ राइट में मल्टीप्लाई करानी होगी। जैसे लिखेंगे a अपॉन में राइट में मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई -6 में मैं कर दे रहा हूं डायरेक्ट, तो 5 30 होते हैं, माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का निशान लगेगा। फिर -4 की मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो 0 ही आएगा, इक्वल टू का साइन b अपॉन में, फिर राइट पे मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 0 आएगा, माइनस का, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करने पे -6 और -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 6 आता है, तो यहां पर मैं 6 लिखूंगा। माइनस तो हमारा अपना फॉर्मूला है, उसका निशान है। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगेगा, फिर 1 अपॉन में फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 की मल्टीप्लाई और -4 में कराएंगे तो 4 आएगा पॉजिटिव का, फिर माइनस का निशान लगेगा और 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे आप 5 में तो कितना आ जाएगा? 10। फाइनली a अपॉन में माइनस का 30 इज इक्वल टू b अपॉन में माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। a अपॉन में माइनस का 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6 एक साथ लिखेंगे, b अपॉन में माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 6 दूसरी तरफ लिखेंगे। आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये इक्वल टू का साइन है तो माइनस से माइनस कट जाता है, डायरेक्ट भी कर सकता है। इसे ऊपर ले जाएंगे तब भी कट करेंगे तब भी वही आएगा, और नीचे से भी काट सकते हैं। 6 1 6 एंड 6 5
30। अब इसे ऊपर ले जाइए तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 5। देखो कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, कई बच्चे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं, तो ठीक है उसे भी कर सकते हैं। देखो माइनस का 6a इज इक्वल टू माइनस का 30 और डिवाइड में लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू माइनस का 30 अपॉन में माइनस का 6, दिस इज 5। तो आपकी मर्जी आप कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, कैसे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर, तो b इज इक्वल टू 1। तो आपकी मर्जी है, धीरे धीरे आप एडवांस पे जाएंगे, डायरेक्ट सीखेंगे। ये आपका ए और बी का आंसर आ चुका है। और ये इसने कहा था कि ए बी की किस वैल्यू पर ये इंफिनिटिव सॉल्यूशन है, तो आपने कहा कि ए और बी की किस वैल्यू पर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1 रख दूं तो ये आंसर जो है इसका इंफिनिटिव मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, नो सॉल्यूशन होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। आपको इस कंडीशन में इस वैल्यूज को रखना है, k की वैल्यू निकालनी है, आपका काम है, आप करेंगे इसे सॉल्व। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, पहले वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करके दिखाएं, तब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो मेथड से इसको सॉल्व करना है और ऑफ कोर्स वो दोनों मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये भी आपका अभी का होमवर्क है। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको करके दिखाएं। ये क्वेश्चन जब आपसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर क्या करना है आपको। अब मैं आपको आज की क्लास में यहीं तक बताऊंगा, यहां तक का काम आपका फिनिश हो गया है। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा फोर्थ क्वेश्चन, लेकिन मैं इसलिए अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि ये आप खुद से ट्राई करें। हमने अब तक ये जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे इसे सॉल्व किया है, पीछे भी सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सॉल्व किया है, आपने इसे एलिमिनेशन मेथड में भी सॉल्व किया है, ग्राफिक मेथड में भी सॉल्व किया है। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। अब आपका काम है, ये 5 जो पार्ट है, ये पांचों के पांचों पार्ट्स आपको पहले तो इनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर इसे सॉल्व करना है। अब इसमें अगर कहा है स्पेसिफिक किस मेथड से करना है, इसमें कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फिर करेंगे नहीं। इनने कहा है एनी अलजेब्रिक मेथड, तो आपकी मर्जी चलेगी, आप जिसको रिकमेंड करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में जब आप पढ़े आएंगे तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ये तीनों के तीनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कराऊंगा बस। तो आप अच्छे से समझेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं आपके होमवर्क के साथ, और जैसे जैसे आप सीखते चले जा रहे हैं आपको होमवर्क मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कि अगर आज की क्लास में या इससे पिछले क्लासेस में जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस रह गए हैं, जो आपको सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं आपको बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आपने सॉल्यूशन कर रखा है तो उस सॉल्यूशन को मैं देखूंगा, उस सॉल्यूशन में गलती बताऊंगा। तो यानी कि आपको मोर एंड मोर अप्रोच दिखानी है कि किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को भी सीखें और मार्क्स भी कैसे लेके आए। जब खुद से सीख जाओगे तो मार्क्स भी आ जाएंगे। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।